प्यारे बच्चों, आज हम न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड लास्ट यूनिट ये है। तो इसमें जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने यह अपने एक्सपेरिमेंटेशन जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी बेस पे ये बताया कि एटम के अंदर एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है और उसके बीच में एक न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा आयतन इसका न्यूक्लियस का रदरफोर्ड ने बताया। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इस न्यूक्लियस का साइज भी लगभग किस ऑर्डर का इसका जो रेडियस होगा, मेरी न्यूक्लियस है, हमारा नाभिक है, तो नाभिक का जो ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक का जो रेडियस है, ये जो रेडियस अगर मैं इसको आ लूँ तो ये रेडियस लगभग जो है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, कोटि का होता है। यह भी जो है उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से हमें बताया। आज तो ये जो नाभिक है 10⁻15 मीटर की कोटि का इसका जो है आकार है, रेडियस है, इसका त्रिज्या है। तो आज हमें ये जानने की इच्छा है कि ये नाभिक में क्या क्या है, ये किस किस चीज से बना है। वैसे तो हमें ये बताया गया है कि नाभिक में धनावेश होता है और इसके बाहर जितना धनावेश होता है उतना ही इसमें ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में इसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमने परमाणु का एक रूप बनाया है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं और मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर 5 इलेक्ट्रॉन्स पर -5e आवेश हो जाएगा। तो इतना ही, तो नाभिक पर जो आवेश होगा बच्चों, नाभिक पर आवेश (5e) इस प्रकार से होगा। तो कुल आवेश नाभिक का जो है सुन जाएगा कि 5 के इलेक्ट्रॉन हो गए चारों तरफ घूमने वाले, और तो इनके कारण एटम पर ऋण 5 ही आवेश होता, लेकिन नाभिक में चूंकि ठीक इतना ही धनावेश होता है तो इसलिए कुल आवेश नाभिक का 0 हो जाता है। अच्छा, ये जो 5 मैं कह रहा हूँ, 5e और 5e, इसी को तुमने सुना होगा जेड, इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो वास्तव में नाभिक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो परमाणु न्यूट्रल है, ये बात पता लग गई थी। परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और परमाणु का जो भीतर जो केंद्रीय भाग है उसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में धनावेश होता है। और कितना धनावेश होता है इस बारे में मैंने आपको एक हल्का आइडिया दे दिया है। अगर जेड परमाणु क्रमांक है तो नाभिक पर जो आवेश होगा बच्चों, नाभिक पर एक जनरल उसके रूप में लिख सकते हैं, नाभिक पर आवेश बराबर प्लस जेड ई, पॉजिटिव जेड ई, इतना आवेश हमारा नाभिक पर होता है जहां जेड परमाणु क्रमांक है। अब ये बात तो चलो एक ठीक हो गई, लेकिन नाभिक को जब स्टडी करते हैं हम फर्दर, तो ये भी देखा गया है कि नाभिक से कुछ ऋणावेशित कण भी निकलते हैं। आपने हेनरी बैक्यूरेल, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इनका नाम सुना होगा। हाल ही में गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड नेशन ने जो है पर्टिकुलर डे 31 अक्टूबर है या क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, उसको जो है साइंस डे, और उसमें मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को वो डिवोटेड था वो डे। तो ये जो साइंटिस्ट थे
इन्होंने नाभिक से कुछ ऐसे कण भी देखे निकलते हुए, जैसे मैं आपको इसको अलग से नाभिक का चित्र बना के बताता हूँ। ये है हमारा परमाणु। मैं अभी इसको लिखना कुछ नहीं है, केवल इसको समझना है। तो उन्होंने क्या देखा, नाभिक, अगर मैं खाली नाभिक को दिखाऊं, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दूं, तो नाभिक से कुछ कण निकलते हैं, इन्हें बीटा कण कहते हैं। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही एक तरीके से, नाम तो इनका बीटा है, बट दीज आर नथिंग बट ओनली इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अल्फा कण निकलते हैं और कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगें, गामा किरणें भी निकलती हैं। इस प्रकार से ये नाभिक के बारे में ये ऐसा भी बाद में पता लगा। तो इससे, और इसकी अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, तो जे टॉमसन ने भी इसमें काफी अपने एक्सपेरिमेंट किए। और नाभिक का जो साइज है, नाभिक का जो भार है, उसको भी देखा गया। जब नाभिक का भार देखा गया, तो अगर नाभिक में खाली प्रोटॉन, खाली धनावेशित कण जैसे प्रोटॉनों की खोज वी रदरफोर्ड ने कर दी थी कि नाभिक में जो है धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, और इन धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन पे ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन से काफी भारी कण है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका परमाणु है वो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ माना गया शुरू में, कि इलेक्ट्रॉन उसमें बाहर घूम रहे हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और नाभिक के भीतर जो है वो धनावेशित प्रोटॉन है। लेकिन जैसे भी हमने कहा कि मान लिया हीलियम का एटम के बारे में बात करें, हीलियम के, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका माने हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 4 प्रोटॉन के बराबर भार है। लेकिन अगर 4 प्रोटॉन हम बच्चों मानेंगे तो इसमें ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 प्रोटॉनों पे 4 धनावेश हो जाएगा, 4 ही, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण 2 ही, तो टोटल एवरेज धन 2 ही का इस प्रकार से परमाणु में आ जाएगा। तो फिर यह मानना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई और कण, प्रोटॉन के अलावा भी कोई और कण नाभिक के भीतर है, क्योंकि नाभिक का जो भार है वो 4 प्रोटॉनों के बराबर पता लगा था। लेकिन आवेश एटम पे 0 है, तो इस आधार पर नाभिक एटम में 0 है, तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश है बाहर, तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश भी होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन का धनावेश मान लें, 2 प्रोटॉन मान लेते हैं, लेकिन भार तो 4 प्रोटॉनों के बराबर है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसके आधार पर नाभिक में के मॉडल दिए गए। नाभिक के मॉडल आए, तो सबसे जो पहला मॉडल था नाभिक के कंपोजिशन कहना चाहिए, इसके नाभिक किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये एक सबसे बड़ी एक बात थी जिसको लोगों ने अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करने की, वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहला जो नाभिक का मॉडल कंपोजिशन आया, वो आया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन। यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक का प्रोटॉन। अभी मैं फिर से एक बार समरी इसकी आपको ड्रॉ कर देता हूं कि हमने रदरफोर्ड और इससे पहले बोहर के एटॉमिक मॉडल को हमने पढ़ा था, तो उसमें नाभिक की बात हुई थी कि कोई नाभिक होता है और ये धनावेशित होता है, और इसमें ठीक उतना ही टोटल धनावेश है जितना सारे इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक Z से हम दिखाते हैं, तो हर, अगर मान लीजिए 2He4 का लेंगे, तो इसका मान लीजिए इसमें 2, क्योंकि ये Z है, इसको Z कहते हैं, Z बराबर 2 है, और A बराबर 4 है। A है यहाँ पर, A क्या है? A है हमारा परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार। इसका मतलब 4, ये प्रोटॉनों की संख्या को समझो, प्रोटॉन के भार,
4 प्रोटॉन के बराबर परमाणु भारी है हीलियम का और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब परमाणु एज ए होल, ये जो पूरा 2He4 है, ये जो है क्या है, उदासीन है, विद्युत उदासीन कण है, क्योंकि इस पर कुल आवेश 0 है, विद्युत उदासीन कण है। तो विद्युत उदासीन को कैसे समझा गया, उसने कहा कि जितना 2 इलेक्ट्रॉन अगर है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें ऋण आवेश कितना हो जाएगा, हीलियम पर -2e का ऋण आवेश हो जाएगा, तो नाभिक पर +2e आवेश हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर Ze लिखा है, क्योंकि Z इसका 2 हो जाएगा, तो नाभिक पर Ze आवेश होता है। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मानो और 2 प्रोटॉन मानो, तो आवेश तो बैलेंस हो गया, लेकिन भार 4 प्रोटॉनों के बराबर है। अगर मैं 4 प्रोटॉन मानता हूं तो ये 2 आवेश, 2 धनावेश एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये कैसे न्यूट्रल होंगे, क्योंकि परमाणु तो न्यूट्रल है, परमाणु जो है, परमाणु विद्युत उदासीन कण है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे कि नाभिक के बारे में, कि नाभिक में क्या क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट हुए। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की, J.J. थॉमसन ने और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स ने बाद में प्रोटॉन, ये तो पता लग गया था कि प्रोटॉन कोई कण है जिस पर ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो काफी है। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का कण है कि पूरे परमाणु के द्रव्यमान जो है वो मेनली उसके नाभिक के कारण है, यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, ये माना गया। तो और प्रोटॉनों की खोज भी हो गई। प्रोटॉनों की खोज का जो श्रेय है वो J.J. थॉमसन को जाता है। उन्होंने अपने कूलिज नलिका में एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड रे और उस पर डिस्चार्ज ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किए, उनके बेस पे बताया कि कोई धनावेशित कण है जो नाभिक के अंदर रहता है और उसका नाम प्रोटॉन है। इसके गुण धर्म सब बता दिए गए कि इसमें +E आवेश होता है और इसका जो मास है, द्रव्यमान जो है, वो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है। मूल रूप से जो नाभिक परमाणु का जो भार है वो नाभिक के कारण है और नाभिक में भी इन्हीं प्रोटॉनों के कारण है। इस प्रकार की थ्योरी जो है वो शुरू में आई। तो अब जो है दिक्कत यहाँ पर खड़ी क्या हुई कि अगर नाभिक में प्रोटॉन ही प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो 2He4 का जो है वो समस्या हल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही प्रोटॉन होने चाहिए, लेकिन बाहर तो 4 प्रोटॉनों का आ रहा है। तो ये जो है, अच्छा उससे पहले आज तो हमको पता है कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो परमाणु का कंपोजिशन जो है, जो सबसे पहला आया, हम वहीं पर बात करते हैं आज। तो आप सब हेडिंग डाल दीजिए, नाभिक। नाभिक का संयोजन, पहला संयोजन है, पहला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संयोजन। यहां से आपको हेडिंग डालनी है, चैप्टर का नाम भी डाल लीजिए, नाभिक। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संयोजन। अब आप इसमें लिखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संयोजन। इसमें लिखना है नाभिक को, नाभिक के इस संयोजन के अनुसार, नाभिक के इस संयोजन के अनुसार नाभिक मूल रूप से 2 कणों से निर्मित
नाभिक के संयोजन के अनुसार नाभिक मूल से दो कणों से निर्मित है। नंबर 1 प्रोटॉन और नंबर दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब इस संयोजन के आधार पर व्याख्या की गई। इस संयोजन को मानने का कारण क्या था? इस संयोजन को मानने का मेन कारण था कि नाभिक से जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, एक घटना है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं उसको हिंदी में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? नाभिक जो है, कुछ तत्वों के नाभिक जो है देखा गया है, भारी तत्वों के मेनली 110 जिनका परमाणु क्रमांक परमाणु भार है, उससे ऊपर के जो तत्व 110 से भारी तत्व जो होते हैं, उनको देखा गया कि उनके भीतर से, नाभिक के भीतर से, ये प्रश्न भी पूछा जाता है बच्चों कि अल्फा बीटा कण कहां से निकलते हैं। इस साल तो हालांकि रेडियोएक्टिविटी हटा दिया गया है। नाभिक के भीतर से बीटा कण, अल्फा कण और गामा रेज, गामा तो किरणें हैं और अल्फा बीटा कण है, तो ये निकलते हैं। किन से निकलते हैं? भारी तत्वों के नाभिक। मुख्य रूप से ये जो तत्व हैं 110 से ऊपर के तत्व होते हैं। तो बीटा कण नाभिक से निकल रहा है और अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कण तो वास्तव में एक है भारी नाभिक है। अल्फा कण वैसे तो कण कहते हैं, बट ये भी एक प्रकार का नाभिक है, एक किसी तत्व का नाभिक है। उस तत्व का नाम है हीलियम। तो हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं, 2He4। जो अल्फा है आपका 2He4 है। तो हीलियम का जो नाभिक है उसको अल्फा कण कहते हैं। यानी कि भारी तत्वों के नाभिक से हीलियम के नाभिक निकल रहे हैं। अब ऐसा पहले तो ऐसा लगता है कि भारी तत्वों के अंदर हीलियम रखा हुआ है, हीलियम का नाभिक रखा हुआ है। चलिए, दूसरी बात यह है कि इनसे बीटा कण भी निकलता है और बीटा कण इस जो है वो वास्तव में कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है। नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम बीटा कण कह देते हैं, ऐसे समझ लो। तो इस थ्योरी का मुख्य आधार यही था, क्योंकि नाभिक के भीतर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका माने नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और यही आधार बना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी आई इसकी, कि नाभिक जो है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि उसका साक्ष्य क्या है? उसका साक्ष्य ये है कि भारी तत्वों के नाभिक से इलेक्ट्रॉन को निकलना पाया गया, जिन्हें भले ही नाम बीटा कण हमने दे दिया, बट वो इलेक्ट्रॉन थे। और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब अंदर है तभी तो बाहर आ रहा है, तो इसका आधार यही बना। तो इस आधार पर ये वाली थ्योरी है। अब देखो, इस थ्योरी के आधार पर नाभिकों को समझाया कैसे गया। नाभिक के इस संयोजन के अनुसार नाभिक दो मूल कणों से निर्मित है माना गया। ठीक है, इस संयोजन का आधार क्या है? अभी मैंने आपको बताया, इस संयोजन का आधार भारी तत्वों के द्वारा, भारी तत्वों के नाभिकों द्वारा बीटा कणों जो कि मूलतः इलेक्ट्रॉन ही हैं, इस संयोजन का आधार भारी तत्वों के नाभिकों द्वारा बीटा कणों का उत्सर्जन है।
उत्सर्जन ही है। इस संयोजन का आधार भारी तत्वों के नाभिकों द्वारा बीटा कणों, जो कि मूलतः इलेक्ट्रॉन ही है, का उत्सर्जन है। क्योंकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और ये नाभिक से निकलते हैं, तो ये मान लीजिए कि नाभिक में पक्का ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब इस आधार पर जो तत्वों के नाभिकों को समझाया गया, अब देखिए समझाया कैसे गया। इस संयोजन के आधार पर तत्वों के नाभिकों का संयोजन निम्न प्रकार दिखाया गया है। पहले 1s1 को ले लेते हैं। 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भार भी एक प्रोटॉन के बराबर है, तो बढ़िया हो गया। एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, ये इसका आधार मान लिया गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। फिर 1s2 का, और देखिए इससे चार्ज की समस्या भी हल होगी। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा तो धनात्मक आवेश भी शून्य, और भार भी 1s1 का जो है एक प्रोटॉन के ही बराबर होता है, तो ठीक ही हो गया। आवेश भी समस्या है। और 1s2 को कैसे समझाया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन प्रोटॉन दो है, तो अगर इसमें दो प्रोटॉन ले लेते हैं तो आवेश की समस्या आ जाएगी, क्योंकि आवेश इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है और दो प्रोटॉन लेने से होगा, तो नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन भी मान लेंगे। अब क्या होगा, देखो दो प्रोटॉनों पर +2 आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में है, तो आवेश फिर से क्या हो जाएगा, प्लस ही, और प्लस ही आवेश एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है, एक तो बाहर ही है, तो आवेश जो है शून्य हो गया। समझ में आया? अगर हम इस वाले इसके नाभिक में ये नाभिक के कण है, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, नाभिक के बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नहीं है, नाभिक के कण। नाभिक के अंदर की बात करें, इस वाले में नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिक के अंदर की बात हो रही, इसमें नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है, इसमें नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्यों माना, ताकि भार तो दो का आ जाए और चार्ज एक प्रोटॉन का रहे, एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और 1s3 में या हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के आप जानते हैं, तो इसमें 3 प्रोटॉन मान लेंगे। अब 3 प्रोटॉनों में +3 ही आवेश हो जाएगा और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो +2 एक्स्ट्रा आ गया, उसके लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। इस तरीके से सभी तत्वों का 2He4 का बच्चों 2He4 है, इसमें 4 प्रोटॉन मान लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन मान लिए। मैं इसका यहाँ पे चित्र बना देता हूं आपका। ये परमाणु है, ये नाभिक है, परमाणु के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर है और अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से इस वाले में
बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन, सॉरी इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है और 2He4 का नाभिक ये, इसमें 4 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बताए गए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के, परंतु ये कॉन्फ़िगरेशन, अब ये मॉडल, इससे बीटा कण जो नाभिक से निकलते हैं वो तो समझ में आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है तो ये बाहर निकलेगा तो बीटा कण कहलाएगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है नाभिक के अंदर तो बाहर निकलेगा तो बीटा कण कहलाएगा, इसके पास भी बीटा कण कहलाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई